नमो नारायण। मैं चित्रा। तो हम अक्सर देखते हैं हमारा पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है, वो घुसपैठ करा के छुप के बड़े कायरतापूर्ण हमले करता रहता है। अक्सर वो निर्दोष नागरिकों पे होते हैं। कभी किसी रेडी वाले को मार दिया, कभी किसी मजदूर को मार दिया। तो कभी सोचा है कि पाकिस्तान ऐसी कायरतापूर्ण हरकतें करता क्यों है? इसकी वजह ये है कि बहुत बार उसने बड़ी बहादुरी से आमने सामने की लड़ाई प्लान करी और बड़ी बुरी तरह मुंह की खाई। तो अब उसको वो करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। तो मैं एक ऐसी ही एक लड़ाई के बारे में आज बात करने जा रही हूँ। 1965 का साल था। भारत पाकिस्तान के संग और जो देश जो आज़ाद हुए थे, वो इस काम में लगे थे कैसे अपनी इकोनॉमी बढ़ाएं, कैसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं। पर हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जो था सिर्फ एक सोच में लगा था, कैसे हम भारत पर हमला करें, कैसे हम उसकी ज़मीन कब्जा लें, कैसे हम उससे कश्मीर छीन लें। इस तरह से चला कर रहा था। वो लगातार उनकी कोशिशें चल रही थी। तो 1965 में जब एक्स फील्ड मार्शल अयूब खान थे वहाँ के प्रेसिडेंट, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वहाँ के विदेश मंत्री थे और अजीज़ अहमद वहाँ फॉरेन सेक्रेटरी थे। तो उस समय ऐसा हुआ कि भारत ने कश्मीर को लेके 1963 में और उसके बाद 1965 में कुछ रूल्स चेंज किए थे। मतलब अपने उन्होंने कुछ संविधान में जो भी किया था, और ये बात पाकिस्तान को एकदम पसंद नहीं आई थी। तो जो अयूब खान साहब थे, उन्होंने भुट्टो साहब से कहा कि देखिए ऐसा है कि अब आप जो है कश्मीर मैटर को डीप फ्रीज करें। अब डीप फ्रीज करने का मतलब इन लोगों ने लगाया कि बहुत ठंड है, लड़ाई करो, गर्मी पैदा करो। लेकिन बाद में अयूब खान साहब ने जब देखा कि लड़ाई का जो है ना लेने के देने पड़ गए, तो उन्होंने अपने आप को इस निर्णय से झाड़ लिया और उन्होंने कहा कि डीप फ्रीज से मेरा क्या मतलब था। ये थोड़ी था तुम लड़ाई करने चले जाओ, मैं तो ये कह रहा था डिप्लोमेटिकली उसको डीप फ्रीज करो। तो ये इस किस्म की एक बात हुई। और उसके बाद भुट्टो साहब ने, एजाज अहमद ने और अख्तर हुसैन जो उनके एक बड़े फेवरेट फौजी थे, उनके साथ उन्होंने मिलकर सबने क्या किया कि एक लड़ाई का प्लान बनाना शुरू किया। उन्होंने जो मरी की पहाड़ियाँ हैं इस्लामाबाद के पास, वहीं पे एक जगह अपना हेडक्वार्टर बनाया और बहुत सारी टास्क फोर्स बनाई, बहुत कुछ किया। अब जो टास्क फोर्स बनाई उन्होंने, टास्क फोर्स का नाम उन्होंने जो रखा, वो जितने बड़े पुराने पाकिस्तानी के जो आराध्य थे, जो हमलावर थे जिन्होंने भारत में हमले किए। आप देखिए मज़े की बात यह है कि उन्होंने भारत में हमला किया, मार मार के यहाँ के कुछ पंजाबियों को मुसलमान बनाया और उन्होंने पाकिस्तान में जाके बैठ के उनको अपना आदर्श बना लिया। और जो उन्होंने टास्क फोर्स बनाई, उनके जो अलग अलग थे, उनके सबके नाम गजनी पे, गजनवी पे इसी तरह रखे थे। अब वहाँ बैठ के उन्होंने जब प्लान किया, तो उस समय उन्होंने प्लानिंग में एक बड़ी गड़बड़ करी जो पाकिस्तान हमेशा करता है। वो अपनी ओर से तो पूरा प्लान बनाते हैं, पर सामने वाला रिटेलिएट करेगा इस फैक्टर को वो कंसीडर ही नहीं करते हैं। और भुट्टो साहब की तो और एक खास बात थी, वो ऑन रिकॉर्ड ये कहते हुए पाए जाते थे कि एक पाकिस्तानी सैनिक जो है वो 100 काफिर सैनिकों, हिंदुस्तान के सैनिकों के बराबर होता है, उनसे ज़्यादा भारी होता है। वो अपने सैनिकों को हौसला बढ़ाने के लिए कहते थे कि वहाँ क्या है, वहाँ वो तो बनियों की फौज है, घास फूस खा के क्या ही लड़ेगी तुमसे। और ये कहते कहते ना उनके मन में बैठ गया था। जैसे कोई बात आप बहुत बार कहें तो वो आपको सच लगने लगती है। तो उनको ऐसा लगता था कि हम पाकिस्तान वाले जाएंगे वहाँ और बस यूं यूं यूं, और हमने वहाँ जिसको चाहा मारा, जिसको चाहा कब्जा किया। इस बार भी वो यही सोच रहे थे। अच्छा, उनका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे था। उसकी कुछ वजहें थी। तो उसकी दो वजहें थी। एक तो उसी समय जनवरी के समय में ऐसा हुआ था कि हजरत बल दरगाह से वहाँ से एक कोई रेलिक गायब हो गया था। तो जो कश्मीर की जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो थोड़ी रैटल्ड थी, थोड़ी मतलब असंतुष्ट थी, नाराज़ थी। दूसरा क्या था कि इसके ठीक पहले, मतलब 1965 की शुरुआत में इन्होंने एक ऑपरेशन डेजर्ट हॉक करके प्लान किया था। और उसमें उन्होंने, जो कच्छ का रन है, दलदली इलाका है, वहाँ कुछ नहीं होता है, कोई वहाँ पर खनिज भी नहीं है, फसल भी नहीं है, उसकी कोई स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी नहीं है। वहाँ से पाकिस्तान ने 1965 के शुरू में ये प्लान किया था अंदर घुसने का। भारतीय सेना जो थी, शायद संभवतः वो इसके लिए तैयार नहीं थी, तो उनका कुछ रिएक्शन लेट हुआ। दूसरी बात यह है कि अगर हम बीबीसी की खबर को माने तो पाकिस्तान को कुछ $700 बिलियन की मिलिट्री एड मिली थी अमेरिका से। तो और उनके पास अमेरिका के लेटेस्ट जो था हार्डवेयर था, जबकि जो भारत के पास हार्डवेयर था वो उस समय वो हार्डवेयर था जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का था।
तो वहाँ पर जब तक चीज़ें निपटी तो ऐसा माना गया कि वैसे पाकिस्तान वहाँ क्लीन स्वीप कर नहीं पाया, लेकिन माना गया कि अपर हैंड पाकिस्तान का था। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर ये भुट्टो साहब और उनके सारे जो उनका कॉकस था, वो लोग बहुत बहुत आशान्वित थे कि इस बार तो हमारा मतलब प्लान एकदम सक्सेसफुल होगा और हम वहाँ पर कुछ भी कर देंगे। तो उन्होंने दो बनाए, एक मतलब एक ऑपरेशन के दो हिस्से किए। एक का नाम रखा ऑपरेशन जिब्राल्टर और एक का नाम रखा ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। अब देखिए वहाँ से उनकी जो सांप्रदायिक सोच चली आ रही थी, जो मैं तो बल्कि जिसको कहूँगी विकृत धार्मिक सोच थी। उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर जो नाम रखा था वो भी 700 मतलब 8वीं सदी में कभी स्पेन में जो मुस्लिम ने हमला किया था और स्पेन को जीता था, उसके रेफरेंस में उन्होंने इसका नाम ऑपरेशन जिब्राल्टर रखा था। मतलब इनको पूरा मतलब ये धार्मिक युद्ध लड़ने के लिए निकले हुए थे। इनका ये क्या प्लान था कि हम सबसे पहले कुछ अपने लोग अपने सैनिक जो हैं सादी वर्दी में कश्मीर में भेज देंगे। वो वहाँ जाकर एक तो कश्मीरियों में घुल मिल के वहाँ उनकी धार्मिक भावनाएं भड़काएंगे, उनको विद्रोह के लिए तैयार करेंगे। और दूसरा जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, कोई पुल है, कोई ऐसा ऐसी कोई भी जगह है जो स्ट्रेटेजिक महत्व की है, उसको ये उड़ा देंगे। इसके बाद फिर क्या होगा कि हम ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च करेंगे। और ग्रैंड स्लैम का उनका प्लान ये था कि अखनूर की तरफ से आएंगे, अखनूर को कब्जा कर लेंगे और इससे भारत और कश्मीर मतलब भारत शेष भारत और कश्मीर अलग अलग हो जाएंगे। बस फिर क्या, भारत का गेम सेट प्लान, कश्मीर हमारा है, इन्होंने सोच लिया। अब इन्होंने ये नहीं सोचा कि भारत के पास कोई गुप्तचर व्यवस्था होगी, भारत के नागरिक कुछ अलग भी सोच सकते हैं उनके प्लान से, भारत की भी सेना होगी, इन्होंने कुछ नहीं सोचा। और उन्होंने कहा बढ़िया प्लान है, अब इस प्लान को हमको शुरू कर देना चाहिए। और इन्होंने क्या किया कि अगस्त के पहले हफ्ते में, कुछ लोग 5 अगस्त कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं ये डेट नहीं थी, और बहरहाल अगस्त के पहले हफ्ते में इन्होंने अपने पूरा जो बारामूला और सब जो एरिया जो है, बारामूला और जो बॉर्डर एरिया, वहाँ से इन्होंने अपने यहाँ पर मुजाहिदीन भेज दिए, मतलब जो सिपाही थे जो मुजाहिदीन के रूप में आए थे। भारत सरकार का कहना है कि ये 30 से 40 हज़ार के बीच में थे, जबकि पाकिस्तान का कहना है नहीं ये सिर्फ 5 से 7 हज़ार थे। 5 से 7 हज़ार भी कोई कम नहीं है, उस समय कश्मीर की पॉपुलेशन ही बहुत नहीं थी। तो इस तरीके से उन्होंने उनको अंदर करा दिया। लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंस में थे और इतनी जल्दी जल्दी सब कर रहे थे कि उन्होंने जो अपने मुजाहिदीन भेजे उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कराई। अब वो जो थे वो पश्तो बोलते थे और पंजाबी बोलते थे। यहाँ कश्मीरी बोली जाती थी, कहीं कहीं डोगरी बोली जाती थी, या जो भी पश्तो और पंजाबी नहीं बोली जाती थी कश्मीर में। दूसरी बात थी कि वो सिपाही थे। तो अब एक साधारण कोई गडरिया है, कोई कुछ है, इस टाइप का कुछ है, मजदूर है, उसकी और एक सिपाही की जो होती है ना बॉडी लैंग्वेज में बड़ा अंतर होता है। अब वो मुजाहिदीन यहाँ कर ये तो नहीं कह सकते थे कि हम भारतीय सेना के सिपाही हैं, तो वो तो कुछ ऐसी चीज़ें अपने आप को बता रहे थे, तो वो बॉडी लैंग्वेज नहीं मेल खा रही थी। तीसरी सबसे खास बात ये थी कि जिस समय पाकिस्तान जो है भारत पर धार्मिक युद्ध करने की तैयारी कर रहा था 18 सालों से, उस समय भारत ने अपना एक तरह से प्रोग्रेस का कुछ रोड मैप बना रहा था और उस पर काम कर रहा था। कुछ बदलाव आ रहे थे, उन्हीं में से एक था कि भारत में मीट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था। तो वो जो इनके आए वहाँ से सिपाही, वो लंबे चौड़े, उनका अपना अलग डील डॉल, अलग चाल ढाल, और पश्तो पंजाबी बोलते थे और सामान खरीदने के लिए शेर और छटाक की बात करते थे। तो जो यहाँ की कश्मीरी पॉपुलेशन थी, कश्मीरी इवन कश्मीरी मुसलमान भी जो थे, वो बड़ी सोच में पड़ गए कि क्या अजीब सी चीज़ आ गई है जो पता नहीं क्या बोलती है, कौन सी दुनिया से है, अरे भाई हमारे लिए कोई खतरा ना हो जाए। तो उन्होंने जाके जो वहाँ पर सिविल ऑफिसर्स थे उनको, और जहाँ कहीं मिलिट्री कैंप्स थे वहाँ जाके इन्फॉर्म किया कि ये कोई बड़ी अजीब सी चीज़ यहाँ आ गई है। उनकी धरपकड़ शुरू हो गई। अगस्त बीच आते आते, मिड अगस्त आते आते उसमें से अधिकांश पकड़ गए या कुछ भाग गए। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर एक उन्माद का ऐसा चश्मा लगा हुआ था कि वो इस सच्चाई को देख ही नहीं पाया कि हमारे ऑपरेशन का पहला भाग जिब्राल्टर फेल हो चुका है। उसको ये बात समझ ही नहीं आई और उसने तैयारी कर ली दूसरे भाग की, ग्रैंड स्लैम को लॉन्च करने की। अब जब तक इतने के बीच में भारतीय सेना अलर्ट हो चुकी थी, सरकार अलर्ट हो चुकी थी, इवन जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उन जगहों का था, सब कुछ, सब लोग तैयारी में थे। सिर्फ पाकिस्तान ये सोच रहा था किसी को कुछ नहीं पता। ये शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर गाड़ के वो अपनी सही से चल रहे थे। इन्होंने इतने कॉन्फिडेंस में काम किया, और मतलब कॉन्फिडेंस में काम किया, इनको ऐसा लग रहा था कि मतलब हमने जो प्लान बनाया है वो फुल प्रूफ है।
तो उन्होंने अपने यहाँ की भी जो तीनों विंग्स सेना के हैं उनके हेड्स को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था। तो उस समय जो एयर चीफ मार्शल एयरफील्ड मार्शल नूर खान थे, उन्होंने 2005 में डॉन अखबार में एक इंटरव्यू में कहा, जिब्राल्टर ऑपरेशन के सिलसिले में उनका इंटरव्यू हुआ था, बोले कि जब मुझे पता चला फुल फ्लेजेड वॉर शुरू हो गई और हमें तो बताया ही नहीं गया, तो मुझे इतना बुरा लगा, मैंने सोचा मैं अभी इस्तीफा दे दूं। फिर एक बात ये आई दिमाग में कि इससे तो पूरी कंट्री का ही मॉरल डाउन हो जाएगा, डिमोरलाइज हो जाएगी कंट्री, तो फिर उन्होंने ऐसा किया नहीं, लेकिन उनको बहुत बुरा लगा। यही बात कमांडर इन चीफ जनरल मूसा ने डॉन के इंटरव्यू में ये बात कही थी कि भाई हम लोगों को कुछ भी बताया नहीं गया था ठीक से। खैर इन्होंने अपनी तैयारी कर रखी थी। अच्छा, इधर भुट्टो साहब जो थे वो कहते थे मैं इंटरनेशनल मामलों का एकदम एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब मालूम है इंटरनेशनल अफेयर्स कैसे करते हैं। तो उनका ये कहना था कि भारत कभी भी पाकिस्तान पे हमला अंदर आकर नहीं बोल सकता, क्योंकि इंटरनेशनल रूल है। तो लोगों ने कहा भाई साहब आप जो कर रहे हैं वो क्या है? बोले हम तो डिस्प्यूटेड लैंड पे लड़ रहे हैं, हम तो कर सकते हैं, लेकिन भारत ये नहीं कर सकता। उनको लेकिन जैसे जनरल मूसा बाद में कहते हैं ना कि अनप्रोवोक्ड लड़ाई करी और आपने पाकिस्तान के ने भारत के पेट में छुरा मारा, तो आप कैसे सोच सकते हैं भारत पलट कर नहीं मारेगा। खैर इधर मतलब इन्होंने लड़ाइयाँ शुरू कर दी, कई मोर्चे पे अखनूर पे कब्जा करने की कोशिश करी। भारतीय सेनाएं भी मोबिलाइज हो गई, मतलब जहाँ ये आ रहे थे वहाँ तो लड़ाई हुई, लेकिन इन्होंने इंडिपेंडेंट मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया। और उसके बाद इन्होंने कुछ पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे इनको बहुत स्ट्रेटेजिकली, जैसे कि हाजीपीर पे इन्होंने कब्जा कर लिया, भारतीय सैनिकों ने हाजीपीर मतलब पहुँच गए हाजीपीर, वहाँ बैठ गए जाके। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, बाघा बॉर्डर की तरफ से ये पाकिस्तान के अंदर घुस गए और सीधा लाहौर पहुँच गए। अब लाहौर में हाल ये था कि वहाँ किसी को पता ही नहीं था कोई लड़ाई भी हो रही है। लोग रात में आराम से सोए थे, सुबह तड़के धड़ाम धूम शुरू हो गई, उनको पता चला अरे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। उन्हें पता भी कैसे चला कि वहाँ पे जो एयरफोर्स के कुछ जहाज थे जो सुबह सुबह एक रेगुलर पेट्रोलिंग में जाया करते, दिन में 2-3 बार जाते होंगे, तो उसमें उन्होंने सुबह सुबह इधर मोबिलाइजेशन देखी। इन्होंने देखा कि ये बिल्डअप हो रहा है, मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है। इन्होंने आके बताया यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन कोई तैयारी ही नहीं थी कि उसको उसकी जवाबी कार्रवाई करने की कोई तैयारी थी नहीं। सेना भी, उनकी वायुसेना भी अलर्ट पर नहीं थी। इधर ये लोग सीधा चलते चलते लाहौर तक पहुंच गए और लाहौर में वो एक बीएनबी नहर है, उसके किनारे इन्होंने अपना मोर्चा लगाया। अच्छा, उधर से इतना कम रिटेलिएशन था कि हमारे जो इधर की जो सेना थी और जो उनके ऑफिसर्स थे उन्होंने चर्चा करी और कहा भाई इतना कोई ना के वाला रिटेलिएशन है, ऐसा ना हम आगे बढ़ें तो ये कोई ट्रैप हो और हमको ये एंट्रैप करके बहुत बड़ा भारी नुकसान पहुंचा दें। तो ये इधर ही रुक गए। खैर किसी तरीके से उठते हाँफते उन्होंने वहाँ से पाकिस्तानी जो फोर्सेस थी उन्होंने रिटेलिएशन शुरू किया। लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस था, उनको लगता था कि हम तो यूँ 2 मिनट में इधर से हमारे मुजाहिदीन आएंगे, इधर से हम आएंगे और सैंडविच करके हम भारत ले लेंगे। उन्होंने कोई तैयारी ही नहीं करके रखी थी, मतलब कश्मीर ले लेंगे, उन्होंने कोई तैयारी ही नहीं करके रखी थी। ना तैयारी का आलम ये था कि चौथे दिन तक कुछ रिप्लेनिशेबल चीज़ें होती हैं जो कि रिप्लेसेबल पार्ट्स होते हैं जो जहाज उड़ते हैं उसके बाद उनकी मेंटेनेंस में चाहिए होता है, उनके पास कुछ नहीं था। यहाँ तक कि उनके पास फ्यूल के पैसे भी नहीं थे। उधर अमेरिका इनसे अलग नाराज़ हो गया। अमेरिका ने कहा भाई इतने सोफिस्टिकेटेड हथियार और ये सब हमने तुम्हें दिए थे हमारे दुश्मन रूस के लिए, और तुम इससे अपने पड़ोसी के संग स्कोर सेटल कर रहे हो। इधर तब तक क्या हुआ कि सियालकोट के पास पिच बैटल टैंकों की शुरू हो गई। कहते हैं WW2 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी ज़्यादा जहाँ टैंक इन्वॉल्व थे और टैंक बैटल यही एक हुई थी, लड़ाई हो ही रही थी, दोनों तरफ का नुकसान हो रहा था। तब तक बकौल पाकिस्तान, जैसा पाकिस्तान कहता है कि भारत ने जो उनके बांध थे उनके फ्लड डोर खोल दिए और पाकिस्तान में बाढ़ आ गई, सियालकोट भी डूबने को हो गया। अब भारत कहता नहीं भैया अगस्त सितंबर का महीना था तो पानी तो वैसे ही, तबार तो वैसे ही आ रही थी, हमको गेट खोलने थे, या वो तो भारत तो ये भी कहता हमने गेट नहीं खोले। जो भी हुआ वहाँ बात बड़ा इनका नुकसान हुआ, मतलब वो टैंक्स की इतनी बड़ी कबरगाह बन गई, वहाँ पर पाकिस्तानी टैंकों का बहुत भारी नुकसान हुआ, उन्हीं के टैंक ज़्यादा थे। अमेरिका अपने हार्डवेयर की इतनी दुर्दशा देखते हुए काफ़ी अपसेट था, लेकिन अभी तक तो यहाँ चल ही रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि जब लड़ाई ज़्यादा बढ़ी और यहाँ बड़ा नुकसान होने लगा तो अयूब खान साहब जो हैं वो घबराए। उन्होंने कहा अब क्या करें। पहले उनके दूत अमेरिका दौड़े। अमेरिका ने कहा नथिंग डूइंग, तुमने बहुत बदतमीजी का काम किया है, हम तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहे हैं और हम तुमको कोई हथियार भी नहीं दे रहे हैं। यूके ने भी कहा हम आपको कोई हथियार नहीं देंगे। इधर भारत जो था पिछले धक्कों से सीख चुका था, तो उसके पास सप्लाई जो थी रशियन हार्डवेयर की थी और फ्रेंच की थी, तो भारत को उतनी कोई तकलीफ नहीं थी, उसके पास था, वो लड़ने को एक हद तक तैयार ही था।
अब लड़ाई में पाकिस्तान का नुकसान होना शुरू हो गया। तो अब इधर पाकिस्तान ने देखा जब अमेरिका और इंग्लैंड कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो एक सीक्रेट फ्लाइट से उड़ के अयूब खान खुद पहुंचे चाइना, और वहाँ उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट से मुलाकात करी। अब चाइना का क्या है कि आप चाइना के पास किसी मुसीबत में कोई कंट्री जाए, तो अगर चाइना हेल्प ना करे तो वो वैसे ही मरता है, और अगर चाइना हेल्प कर दे तो वो ज़रूर मरता है। चाइना हमेशा ऐसे ही प्लान बनाता है। तो चाइना ने पाकिस्तान से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा करो, आप हफ्ता 10 दिन और लड़ाई खींचो, हम आपकी मदद करेंगे। अब अगर चाइना इधर से आता तो चांसेस था कि भारत की ओर से रूस आ जाता, क्योंकि रूस की और अमेरिका दोनों की इस पूरे इलाके में बड़ी अच्छी तरह से नज़र थी अपने अपने वर्चस्व के लिए। और जिस तरीके से पाकिस्तान में अमेरिका सक्रिय था, वैसे ही कुछ हद तक भारत में रूस भी सक्रिय था। अमेरिका को लगा कि ये तो बड़ी नुकसान हो जाएगा, मतलब हम तो खामखा हो जाएंगे, और ये एक तरफ चीन बैठ जाएगा, एक तरफ रूस बैठ जाएगा। तो यूके और यूएस दोनों ने मिलकर ये घोषणा करी कि अगर इस लड़ाई में एक पार्टी की ओर से भी कोई थर्ड पार्टी आती है तो दूसरी ओर से हम आ जाएंगे। मतलब मोटा मोटा ये था कि अगर तुम वहाँ आए तो पाकिस्तान के संग चीन आएगा तो हम चीन को मारेंगे, और अगर भारत के संग रूस आएगा तो हम रूस को मारेंगे। अच्छा, ये इंटरनेशनल जो दरोगागिरी या दादागिरी है, ये तो अमेरिका की पुरानी आदत है। खैर, चीन पीछे हट गया, रूस खुलकर सामने नहीं आया। अब चूंकि चीज़ें ऐसी होने लगी थी जो कहीं ना कहीं से अमेरिका को लग रहा था उसके हित खराब हो गए, पाकिस्तान की बहुत पिटाई होगी, बहुत हार्डवेयर नुकसान होगा। पाकिस्तान को अमेरिका तो कभी भी मरने नहीं देना चाहता ना, उसकी ज़्यादा मतलब मरते मरते बीच में खींच लेता है, बचा लेता है। तो उसने वहाँ पर जो आप हम सभी को मालूम है कि यूएन हो और चाहे वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, ये सब अमेरिका की अपनी जेबी संस्थाएं हैं। तो अमेरिका ने आनन फानन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की वो बुलाई गई, मीटिंग बुलाई गई, सेशन बुलाया गया, और वहाँ पर ये हुआ तय कि भारत और पाकिस्तान को 48 दिन का समय दिया गया। बोले 48 दिन के अंदर आप रिट्रीट कर जाइए और बिल्कुल युद्ध तो खत्म हो जाना चाहिए। और बड़े भारी एम्बार्गो, सैंक्शंस, ये सभी भी दोनों देशों पे लगा दिए गए। खैर, लड़ाई खत्म हो गई, 48 दिन के अंदर लड़ाई खत्म हो गई। अभी इधर 48 घंटे के अंदर लड़ाई खत्म हो गई। इधर क्या था कि पाकिस्तान ने अपनी फौज को और अपनी टेक्स्ट बुक्स में और सब जगह ये बताया कि ये भारत ने अनप्रोवोक्ड हमला किया था जिसमें हम जीत गए। अब कौन जीता, इसके बारे में एक बीबीसी की रिपोर्ट है। तो बीबीसी के मुताबिक भारत ने 1900 स्क्वायर माइल पाकिस्तान का कब्जा किया, और पाकिस्तान ने 540 स्क्वायर माइल कब्जा किया। भारत के 2800 सैनिक शहीद हुए, जबकि पाकिस्तान के 5800 इतने सैनिक शहीद हुए। भारत के 97 टैंक्स उसमें बर्बाद हुए, जबकि पाकिस्तान के 450 टैंक बर्बाद हुए। अब आप खुद ही अंदाज लगा लीजिए कि इन दोनों में कौन जीता और कौन हारा। लेकिन ये कितना ही वहां पर झूठ परोस लें, लेकिन सच तो कहीं ना कहीं से सामने आता है। तो 2005 में का, जिसमें डॉन में जनरल मूसा के इंटरव्यू का पहले भी जिक्र कर रही थी, उसमें उन्होंने ये दोनों बातें साफ कही थी कि पहली बात तो ये हमला किया पाकिस्तान ने भारत पर किया था, भारत ने पाकिस्तान पर नहीं किया था। दूसरी बात कि ये जो हमला टोटली अनप्रोवोक्ड था। तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशंस के दबाव की वजह से और बुरी तरह हारने की खबर आने की वजह से पाकिस्तान को ये युद्ध रोकना पड़ा, और जिस धार्मिक लड़ाई को भुट्टो साहब 100 साल चलाना चाहते थे, वो कुछ दिनों, कुछ हफ्तों में ही खत्म हो गई। ये थी ऑपरेशन जिब्राल्टर की कहानी। इसी सीरीज में हम भारत पाकिस्तान के बीच में जो डिफरेंट ऑपरेशंस में हैं, औरों की भी बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।